Assalamu alaikum. This is Musaddiq Keswani from the platform of IQ School of Finance, your teacher assistant for CFAP 1 and 5. देखिए आज की इस वीडियो लेक्चर का पर्पस, जैसा कि आप सबको मालूम है कि ICAP ने अपने जितने भी CA फाइनेंस के एग्ज़ाम हैं उनको आहिस्ते आहिस्ते एक एक करके कंप्यूटर बेस पे शिफ्ट करता जा रहा है। पहले MSA 1, 2 एंड देन लॉ टैक्स का एग्ज़ाम और अब SPM को भी शिफ्ट कर दिया है। तो वेरी सिंपल बट येट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें अब ना सिर्फ उस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और साथ साथ अब चूँकि जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है हमारा 3 घंटे में हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं, तो जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर हमारा एग्ज़ाम होने जा रहा है हमें उससे भी यूज़ टू होना है और उसके साथ उसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर भी ग्रिप लेने की ज़रूरत है। तो आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली एक्सप्लोर करेंगे कि ICAP के सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे लिए क्या क्या प्रोज़ हैं और क्या क्या कॉन्स हैं। तो प्रोज़ को हम किस तरह से यूज़ करके अपनी परफॉर्मेंस और अच्छी कर सकते हैं एग्ज़ाम में, और कॉन्स को किस तरह से हमने ओवरकम करना है, प्रैक्टिस करनी है उनकी। तो आज हम करेंगे क्या कि हमारे पास हम बेसिकली यूज़ तो एक टेक्स्ट का क्वेश्चन कर रहे होंगे जो हमने ऑलरेडी क्लास में सॉल्व किया हुआ है, बट हम उसमें एक चीज़ ये कर रहे होंगे कि वो क्लास का ही क्वेश्चन होगा तो हम उसकी कॉन्सेप्ट की निटी-ग्रिटीज़ में नहीं जाएंगे और रादर हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या हमारे लिए फंक्शंस हैं, कौन सी लिमिटेशंस हैं, उनको हम देखें और उसके ऊपर फोकस करें, और क्या क्या ट्रिक्स और शॉर्टकट्स जो सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद है, क्या क्या हमने जो मिथ्स सुनी है सॉफ्टवेयर के बारे में, क्या वो सही है या गलत हैं, तो उनको एक्सप्लोर करना। और उससे होगा ये कि ये जो लेक्चर है न सिर्फ वो टेक्स्ट के स्टूडेंट बल्कि MSA 1, 2 और CA फाइनल के बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी ऑडियंस भी उसको सुन सकती है। और उसके बाद जब चूँकि अब ये CA फाइनल में इम्प्लीमेंट हो रही है CBE पॉलिसी, तो स्लोली ग्रेजुअली ये कैफ तक भी जाएगी। तो हमारी जो ऑडियंस होगी वो न सिर्फ टेक्स्ट की होगी बल्कि पूरी हमारी CA की जितनी भी फैटर्निटी के स्टूडेंट है वो सब इसको सुनकर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आए पे स्टार्ट करते हैं समर 2019 के एक क्वेश्चन से, सोबर लिमिटेड से, और उसको सॉल्व करते हैं ICAP के सॉफ्टवेयर पे और देखते हैं कि उसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, तो बेसिकली वैसे तो ICAP के क्वेश्चन में ये होता है कि हमें रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़नी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रिक्वायरमेंट को एक बार पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट कहता है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, कंप्यूट अंडर द करेक्ट हेड ऑफ इनकम टोटल इनकम, taxable income and net tax payable by or refundable to SL for the tax year 2019। नोट में कह रहा है इन योर कंप्यूटेशन शो ऑल फिगर्स इन 1000। ठीक है, एक फरमाइश आ गई है। इग्नोर WWF, WPPF, मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113, ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स एंड डिफॉल्ट सरचार्ज इफ एनी, शो ऑल रेलेवेंट एग्जेम्पशंस एंड एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउंसेस। ठीक है सर। अच्छा, वैसे ICAP के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें हमें एक बात मालूम है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार हम क्विकली पूरे सवाल को जो है स्किम करते हैं। तो अब क्योंकि क्वेश्चन के ऊपर मेरा इतना फोकस नहीं है और ये सवाल हम ऑलरेडी क्लास में सॉल्व कर चुके हैं, तो मैं एक एक एडजस्टमेंट को डायरेक्टली पढ़ता जाऊँगा और उसको सॉल्व करता जाऊँगा। स्टार्ट करते हैं। Sober Limited is an unlisted public company engaged in the business of import, manufacturing and supply of multiple products. SL commenced its business operation with a paid-up capital of rupees 51 million. On April 2008, SL signed an agreement with a renowned multinational company for the distribution of its popular brand of beverages to various wholesalers and departmental stores across the country. ठीक है. Following information has been extracted from SL records for the year ended 31st March 2009. सेल्स का नंबर दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल है, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंशियल चार्जेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है। अच्छा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वो हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है सेल्स इंक्लूड। अच्छा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ने से पहले जो एक रोल फॉरवर्ड वाली चीज़ें होती है, तो हम एक काम करते हैं, हमारे पास जो सवाल का ढांचा है वो उसको स्केच पूरा बिल्ड करते हैं एक्सेल की शीट पे जो ICAP के सॉफ्टवेयर में, और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो ये ICAP का सॉफ्टवेयर हमारे पास, यहाँ से मैं इसको थोड़ी सी अपनी स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ, यहाँ तक आ जाएगा। और जो हमारा वर्किंग का एरिया है मैं उसको भी थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्किंग का एरिया ऑलरेडी, चूँकि मैंने इसको जूम आउट किया हुआ है, किस तरह से किया है मैं वही बता देता हूँ। कंट्रोल माइनस से हमारे पास ये इस तरह से हो जाता है, तो अब ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मैं इसको इतना रख देता हूँ। कंट्रोल प्लस कर दिया तो ये यहाँ तक आ गया, और ये आई गेस इनफ हो जाएगा। ऑलरेडी जो आप जब लॉग इन करेंगे तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन आ रही होगी। ठीक है, तो चूंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि हमारे पास ज़्यादा एरिया आ जाए। अब जिस तरह हम कन्वेंशनल पेपर में क्या करते थे कि हमारा एक फ्रंट पेज पे मेन आंसर होता था, उसके बाद जितने भी पेजेस आ रहे होते थे वहाँ पर हम अपनी वर्किंग्स करते जाते थे।
तो इसी तरह मैं भी इस स्प्रेडशीट को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ, एक मेरा मेन आंसर का एरिया होगा और एक मेरा वर्किंग का एरिया होगा। तो ये जो कॉलम के है, कॉलम के तक मैं अपना मेन आंसर रखूँगा, उसके बाद वर्किंग स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ मैं स्टार्ट करता हूँ, कंपनी का नाम सोबर लिमिटेड, और फिर हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल एंड टैक्सेबल इनकम, उसके बाद टैक्स लायबिलिटी, टैक्स पेएबल स्लैश रिफंडेबल। ठीक है, उसके बाद अच्छा, चूँकि हमारा ईयर एंड है 31 मार्च 2000x9, इसका मतलब स्पेशल टैक्स ईयर है STY 2000x9। और एक सवाल में फरमाइश उसने की थी कि आपकी जो वर्किंग होगी जितनी भी, वो रुपीज़ इन 1000 होनी चाहिए। तो रुपीज़ इन 1000 मैंने यहीं लिख दिया है, ताकि फिर क्या हर जगह मुझे अलग लिखने की ज़रूरत नहीं हो, मैंने शुरुआत में बता दिया। और अब मैं इन सबको कर देता हूँ बोल्ड, तो कंट्रोल B बोल्ड का ऑप्शन चलता है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद मैं अपनी वर्किंग स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। तो मैंने एक अपनी वर्किंग स्टार्ट करूँगा, वर्किंग 1, देखते हैं किस चीज़ की होगी वो। अच्छा, सेल्स का नंबर दिया हुआ है, वो कह रहा है कि सेल्स इंक्लूड सेल्स ऑफ ड्यूरेबल गुड्स ऑफ ₹105,327,000 टू लोकल कस्टमर्स अक्रॉस पाकिस्तान। These goods were manufactured by SL, withholding tax deducted by the customer amounted to ₹4.212 million. Raw material consumed and other manufacturing costs incurred for the manufacture of durable goods amounted to ₹53.2 million and ₹9.7 million respectively. ठीक है, तो हमें सेल्स का नंबर बताया है इस सेगमेंट से रिलेटेड और उसकी कुछ स्पेसिफिक कॉस्ट बताई हुई है। तो हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर F2 का फंक्शन नहीं चलता, तो ये थोड़ी सी मेहनत है कि हम फार्मूला बार से जाकर इसको एडिट कर सकते हैं। तो ऐसा जितना कोई मसला नहीं है। तो मैं यहाँ पर ये मेरी कंप्यूटेशन ऑफ नेट इनकम, कंट्रोल भी इसको मैंने हाईलाइट कर लिया। अच्छा, पहला सेगमेंट है सेल्स ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। सेल्स ऑफ ड्यूरेबल गुड्स में कहा था कि दीज गुड्स वर मैन्युफैक्चर्ड बाय एसएल। ठीक है, तो इसकी रिजीम जो होगी वो हो जाएगी आपके पास NTR, कि हमने उसको खुद मैन्युफैक्चर किया है। सेल्स का नंबर आ रहा है, सेल्स कितना बताया उसने, 105,327। अच्छा, आप देखें, चूँकि हमें कॉमास की आदत है और जाहिर सी बात है कॉमास हमें हेल्प करते हैं ये डिटरमिन करने में कि वैल्यू कौन सी है और कितनी है। तो अब इसको कॉमास लाने के लिए हम क्या करेंगे कि एक यहाँ से ये बटन है, इसको जब हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। और इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये जो नंबर्स के बाद एरो है, मैं इस एरो में जाऊँगा। इसको जब मैं क्लिक करता हूँ तो हाँ, ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पर मैं जाऊँगा, इसको मैं अकाउंटिंग के फॉर्मेट में सिंबल हटा दूंगा। और डेसिमल प्लेसेस वैसे यहाँ 2 आ रही हैं, लेकिन मैं इसको चाहूँ तो ख़त्म भी कर सकता हूँ, बट बीइंग ऑन द सेफ साइड के एक आध डेसिमल प्लेस आना चाहिए, तो मैं उसको 1 को रहने देता हूँ। मैं 1 कर दिया इसको, तो अब ये हो गया। अच्छा, अब ऐसा करने से हुआ ये कि मेरे पास जो सेल का साइज़ था वो कम है और उसमें जो फिगर्स आ रही है ज़्यादा, तो इस वजह से ये हैश हो गया। तो इसका भी एक हमारे पास सॉल्यूशन है कि हम इसको दोबारा से पूरी शीट सेलेक्ट की, यहाँ गए, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके कॉलम विड्थ को मैं कर देता हूँ 62 है, इसको मैं कर देता हूँ 80। मैंने 80 कर दिया, एक मुनासिब हो गई, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, मेरा एरिया कम हो गया है, मैं इसको 70 कर देता हूँ। तो ये सारे कॉलम्स की विड्थ ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गई। और यहाँ पर ये अच्छा इसके हिसाब से जा रहा है, इसको ठीक है। तो ये हमारे पास अब देख सकते हैं कॉमास भी लग गए हैं और 1 फिगर तक ये राउंड ऑफ भी हो जाएगा, यानी एक डेसिमल प्लेस हमें दिखाएगा, राउंड ऑफ नहीं होगा बेसिकली। तो ये सेल्स का नंबर आ गया इस सेगमेंट से रिलेटेड, और साथ में मुझे कुछ कॉस्ट ऑफ सेल का भी डाटा इसी पॉइंट में दिया होता है। तो मैं नीचे एक और वर्किंग स्टार्ट कर लेता हूँ, वर्किंग 2, डेट इज़ फॉर कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल में हमारे पास सवाल में कितनी गिवन थी कॉस्ट ऑफ सेल, वो लिखते हैं और फिर उसमें से स्पेसिफिक एक्सपेंसेस माइनस करते जाएंगे, कॉमन एक्सपेंस आ जाएगा। स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ सेल थी 105,250,
105,250 यही थी जी, 105,250। अच्छा, अब ये चूंकि हैश हैश आ रहा है तो इससे कोई इशू वाली बात नहीं है। जब मैं इसको ऊपर आंसर एरिया में कॉपी करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों को एडजस्ट कर देगा, जितनी भी कॉलम विड्थ है उन सबको और रॉस को अपने हिसाब से ऑटो एडजस्ट कर देगा, तो इसमें हमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, कितनी कॉस्ट ऑफ सेल थी? कॉस्ट ऑफ सेल इसने बताई थी रॉ मटेरियल की 53.2 और 9.7। मैं यहाँ से इसको ड्यूरेबल गुड्स माइनस कर लेता हूँ। 53.2 9.7 53.2 माइनस 9.7। ठीक है, तो ये मेरे पास वो नंबर आ गया जो स्पेसिफिक एक्सपेंस था कॉस्ट का। इसको साथ साथ मैं ऊपर भी लिंक करते जाता हूँ। तो एक ये फ़ायदा है हमारे पास कि हम कॉस्ट ऑफ सेल्स कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी किया मैंने। कॉस्ट ऑफ सेल स्पेसिफिक वाली है, इसके आगे लिख रहा हूँ, ये मेरी स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ सेल होंगी। लिंक कर देता हूँ इसको यहाँ से। ठीक है, ये कॉस्ट यहाँ पर आ गई। अच्छा, और साथ में चूंकि इसके इसी सेगमेंट में विथहोल्डिंग भी हुई है हमारी, तो इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर WHT लिखता जा रहा हूँ ताकि एंड में मुझे याद रहे कि मुझे कहाँ कहाँ पर विथहोल्डिंग हुई थी, जिसको मैं अपने लाइबिलिटी में माइनस करके अल्टीमेटली पेबल तक पहुँच सकूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया विथहोल्डिंग हुई है इस सेगमेंट में। तो इससे रिलेवेंट डाटा हमने सारा कैटर कर लिया। अब अगला सेगमेंट हमारे पास सेल ऑफ बेवरेजेस ऑफ रुपीज़ 32.5 million to departmental stores in Sindh. These beverages were purchased at the cost of 28.150 million. 15 million applicable advance withholding taxes were duly collected, deducted at the time of purchase and sale of beverages. Beverages are covered under fast moving consumer goods. ठीक है, FMCG उसने बता दिया, FMCG के ऊपर 0.25% का रेट लगता है। तो हम ये इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये मैंने खरीदी है तो मैं इसके ऊपर पहले नाम लिख देता हूँ, सेल ऑफ बेवरेजेस। अच्छा, बेवरेजेस चूँकि मैंने ख़रीदी है, आगे मैं बेच रहा हूँ, तो ये मेरी सेल ऑफ गुड्स MTR की रिजीम में फॉल करेगी। और उसने कितना सेल्स का नंबर बताया है? 32.5 मिलियन। 32.5 मिलियन मेरी जो वर्किंग है वो रुपीज़ इन 1000 चल रही है। ठीक है, और सेल ऑफ बेवरेजेस साथ में उसने कॉस्ट बताई है। और यहाँ पर भी जो विथहोल्डिंग थी वो हमने भी की है और हमारी भी सही विथहोल्डिंग हुई है। तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ कि विथहोल्डिंग हुई है, और चूंकि विथहोल्डिंग हुई है तो एक्सपेंस भी अलाउ हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल में से मैं वही एक्सपेंस पहले यहाँ से लिंक कर देता हूँ ताकि मुझे दोबारा नहीं आना पड़े। बेवरेजेस कितनी कॉस्ट बताई थी उसने? बताई 28.15 मिलियन। 28.15 ठीक है, नेगेटिव में था, इसको नेगेटिव कर दिया। ठीक है, तो ये वाली भी हो गई। अच्छा, अगला है सेल ऑफ पेंट्स और रुपीज़ 9.594 मिलियन इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 17%। अच्छा, जो हमें ऊपर डाटा दिया हुआ था वो उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से दिया हुआ हमें डाटा, तो उसके अंदर जो सेल्स टैक्स होता है वो सेल्स के अंदर शामिल नहीं होता। अब लेकिन यहाँ पर बता रहा है कि ये वाली जो अमाउंट है सिर्फ इसके अंदर सेल्स टैक्स शामिल है। 17% का है, अब चूंकि 18% हो गया तो मैं अपने सवाल में 18% को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो कितना नंबर बताया उसने? कौन सा सेगमेंट है? सेल ऑफ पेंट्स। सेल्स ऑफ पेंट्स, सेल ऑफ पेंट्स का डाटा दिया हुआ है हमारे पास। ये नंबर है सेल्स का। इट वाज लोकली परचेज एट अ होलसेल प्राइस ऑफ दिस फ्रॉम अ कमर्शियल इंपोर्टर इन लाहौर। ठीक है, दिस प्रोडक्ट वाज सोल्ड टू रजिस्टर्ड रिटेलर इन द सेम कंडीशन एज दे वर व्हेन परचेज। द रिटेलर्स आर रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990। नो विथहोल्डिंग टैक्स वाज कलेक्टेड डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ सेल ऑफ पेंट्स। ठीक है, अच्छा, कमर्शियल इंपोर्टर जो होता है उसके ऊपर तो विथहोल्डिंग चूंकि इंपोर्ट स्टेज पे हो गई तो हमें नहीं करनी होती है, और नहीं की है तो इसका मतलब कोई इशू वाली बात नहीं है, एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। ठीक है, तो सेल्स का नंबर है 9594। 9594। अच्छा, ये जो नंबर है वो आपका इंक्लूसिव सेल्स टैक्स है, तो मैं इसके अंदर से सेल्स टैक्स माइनस करवा लेता हूँ। सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 18%।
ये अमाउंट 118% को रिप्रेजेंट कर रही है और मुझे इसमें से 18% चाहिए, तो ये सेल्स टैक्स आ गया। यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ एडजस्टेड सेल्स। मैं ये क्यों कर रहा हूँ एडजस्टेड सेल्स, आगे अपोर्शनमेंट के लिए हमें चुके काम आएगा। तो दिस माइनस दिस, ये मेरे पास एडजस्टेड सेल्स का, तो ये मेरे पास एडजस्टेड सेल्स का नंबर आ गया। अच्छा, अब हमें ये पता लगा था कि जो इस सॉफ्टवेयर की एक लिमिटेशन ये है कि इसमें फार्मूला कॉपी पेस्ट नहीं होता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। फार्मूला कॉपी पेस्ट होता है, किस तरह से वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखें, मैंने सबसे पहले दिस माइनस दिस यहाँ पर ये फार्मूला लगा दिया। अब यहाँ पर चूँकि कोई वैल्यू नहीं है तो इस वजह से ये इस तरह से शो कर रहा था, इसको भी 0 कर देता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, Ctrl+C, मैंने इस सेल को कॉपी किया और इस सेल को कॉपी करने के बाद शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूँगा। ये याद रहे कि जिस सेल को हम कॉपी कर रहे हैं हम उसको लाजमी जो है ना अपनी सिलेक्शन में रखेंगे। उसके बाद इसको Ctrl+V, जब मैं इसको Ctrl+V करता हूँ तो देखें जो एक वैल्यू हमारे पास पहले से आ रही थी वो अभी भी मेंटेन है, तो इसका मतलब फार्मूला बिल्कुल सही तरीके से कॉपी हो गया। इसको हम ऐसे चेक भी कर सकते हैं। देखें फार्मूला बार के अंदर जो हमारे पास आ रहे हैं, मैं इसको दिखा देता हूँ। ये 2 सेल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर भी ये 2 सेल्स हैं और आगे भी इसी तरह से चल रहा है, तो इसका मतलब फार्मूला कॉपी होता है। अच्छा, सेल ऑफ पेंट्स चूँकि हमने कमर्शियल इंपोर्टर से खरीदे थे और एज इट इज़ जिस हालत में खरीदे थे उसमें बेच दिया, ये MTR के रिजीम में जाएगा। अच्छा, और साथ में उसकी स्पेसिफिक कॉस्ट भी थी तो वो भी माइनस करा लेते हैं वर्किंग में। मैं यहाँ पर लिंक लगा दिया और अब मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। कितनी थी, 6.9 मिलियन। तो पेंट से रिलेटेड थी 6900। ये वहाँ पर सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएंगी। अच्छा, और विथ होल्डिंग इसमें भी हुई थी, हमने नहीं की थी मगर हमारी तो हुई थी, हमारी विथ होल्डिंग हुई होगी लाजमी, तो यहाँ पर विथ होल्डिंग कर दिया हमने क्योंकि कोई डाटा दिया हुआ नहीं है, उसने कुछ बोला नहीं है, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि विथ होल्डिंग लाजमी हुई होगी। सेल ऑफ कैन फूड आइटम ऑफ ₹7 million to the canteens of the large corporate houses in KPK. Applicable taxes were duly deducted by the respective corporate houses at the time of payment. ठीक है। SL purchased vegetable, live falls, eggs and fresh milk for processing canned food from a farm in Balochistan. These items were purchased at ₹5.4 million. The other processing costs incurred in this regard amounting to ₹1.9 million. SL made full payment without deducting of withholding tax. ठीक है, तो 2 हमारी कॉस्ट है और उनके ऊपर हमने विथहोल्डिंग नहीं की है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि ये वेजिटेबल, लाइव फॉल्स और एग, फ्रेश मिल्स, ये सारे जो आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इनके ऊपर विथहोल्डिंग की एग्जेम्पशन है, तो ये अलाउ हो जाएगा एक्सपेंस। हाँ, जहाँ तक बात रही हमारी प्रोसेसिंग कॉस्ट की, तो उसके ऊपर ये वाला एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। हाँ, अगर मैं अपनी कॉस्ट ऑफ सेल से तो इसको हटाऊंगा ताकि मेरे पास कॉमन एक्सपेंस आ जाए। तो सेल ऑफ कैन फूड का एक और सेगमेंट हम यहाँ पर, सेल ऑफ कैन फूड। अच्छा, सेल ऑफ कैन फूड में हमने फर्दर प्रोसेसिंग की थी, ठीक है, तो हम इसके मैन्युफैक्चर हो जाएंगे, NTR में जाएगी रिजीम। सेल्स का फिगर कितना आ रहा है, 7 मिलियन। सेल्स टैक्स हमारा कुछ भी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली फार्मूला लगा होता है, वो आ गया यहाँ पर, चाहे तो फिर भी 0 लिख देते हैं। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल इसकी कितनी है, मैं यहाँ पर इसको लिंक कर देता हूँ। 2 कॉस्ट ऑफ सेल है मगर एक अलाउड है, तो जो मेरी ऊपर वर्किंग चल रही है, वर्किंग नेट इनकम की कंप्यूटेशन, उसमें मैं उसी एक्सपेंस को लेकर जाऊंगा जो मेरा अलाउड है। कैन फूड, ठीक है, कैन फूड की जो कॉस्ट थी मेरी 5.4 मिलियन, जो अलाउड है, नेगेटिव अमाउंट, ठीक है, और दूसरी भी है कैन फूड की, और ये वाली मेरी डिसअलाउड अमाउंट थी, कितनी, 1.9 मिलियन। मैं आगे लिख भी देता हूँ क्योंकि उसने कहा था कि आपने सारी डिसअलाउंसेस दिखानी है और एग्जाम्पशंस भी दिखानी है, और इसके अलावा यहाँ पर एग्जाम्पशन है विथहोल्डिंग की। अच्छा, ये जो छोटे मोटे टाइपो एरर या स्पेलिंग एरर हो रहे हैं, ये आई डोंट फील कि इसको सही करने की ज़रूरत है एग्जाम प्रेशर टाइम में, उतने कम टाइम में, क्योंकि तो मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ तो मैं एक बेंचमार्किंग को ध्यान में रखकर सारी चीज़ें सही कर रहा हूँ, मगर एग्जाम में ये सब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक प्रोफेशनल बॉडी का एग्जाम दे रहे हैं और इसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं और जो मेन चीज़ है जिनकी मार्किंग्स होती है उसके ऊपर ध्यान दें।
एग्जेम्पशन ऑन विथहोल्डिंग देयरफॉर अलाउड। ठीक है, ये हो गया। और चूंकि मैंने ऊपर लिंक भी लगा दिया था तो मैं इसको एक बार देख लेता हूँ कि सही आ रहा है कि नहीं। और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा एक बार, ठीक है, सारे मेरे पास नेगेटिव में नंबर आ रहे हैं। तो ये सारी जितनी भी थी, और इसमें इसने कहा था कि विथहोल्डिंग इसमें भी जो थी वो ड्यूली कलेक्टेड थी, जिसको हमने सेल किया था उसने पेमेंट करते हुए विथहोल्डिंग कर ली थी। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जब मैं किसी भी चीज़ को बोल्ड करता हूँ कंट्रोल बी से, तो उस वक्त मेरा कैप्स लॉक ऑफ होना चाहिए, क्योंकि कैप्स लॉक ऑफ होगा तभी कंट्रोल बी का फंक्शन चलता है, ऑन होगा तो नहीं चलेगा। तो मैं कैप्स लॉक बंद किया, मैंने इसको मैंने यहाँ से बोल्ड कर दिया। ठीक है, जब कॉस्ट ऑफ सेल आ गई तो अब आगे और क्या कह रहा है, अगला पॉइंट है सेल से रिलेटेड। रिसीट ऑफ रुपीज़ 3.75 मिलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिमोट मॉनिटरिंग ऑफ कैनिंग प्रोसेस फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड फॉर अ कंपनी इन मैक्सिको। ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं हम सर्विसेज की, आईटी सर्विसेज है। द एंटायर अमाउंट वाज रिसीव इन यूएसडी इन पाकिस्तान थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल। ठीक है, विथहोल्डिंग हुई होगी इसके ऊपर भी। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रिमोट मॉनिटरिंग ऑफ द कैनिंग प्रोसेस अमाउंटिंग टू रुपीज़ 1.2 million and was booked as a part of administrative expense. No other expenditure was incurred by SL in this regard. ठीक है, तो इसका मतलब इससे रिलेटेड कोई और दूसरा स्पेसिफिक एक्सपेंस है ही नहीं, ना कोई कॉमन एक्सपेंस है, सिर्फ एक ये एक्सपेंस था जो कि एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस में रिकॉर्डेड है। तो हम लगे हाथों एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस की भी एक वर्किंग स्टार्ट कर लेते हैं। वर्किंग 3, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस। गिवन कितनी है क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं, और उसमें से फिर इसके बाद हम माइनस करा देंगे एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड जो एक्सपेंस था। वो था 1.2 मिलियन, मैंने यहाँ पर लिख दिया। और एडमिन एक्सपेंस का कितना नंबर आ रहा है हमारे पास, एडमिन एक्सपेंस का है 42.555 मिलियन, 42.555 मिलियन। ठीक है, तो सही, इसको हम अपनी जो कंप्यूटेशन ऑफ नेट इनकम की वर्किंग है वहाँ भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। कंट्रोल और अप का बटन यहाँ नहीं चलता ये वाला, तो उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट्स है FTR की रिजीम में जाएगी। यहाँ एक कॉलम और मैं स्टार्ट कर लेता हूँ अपना टोटल का, वो क्यों कर रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको। 3.75 मिलियन, 3.75 मिलियन। ठीक है, यहाँ मैं एक टोटल का कॉलम भी स्टार्ट कर लेता हूँ, और टोटल का कॉलम करते हुए मैं सारी चीज़ें यहाँ पर अपने पास टोटल करता जाऊँगा, और टोटल का कॉलम मुझे काम आएगा वहाँ पर जब मैं अपोर्शनमेंट कर रहा हूँगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल को भी मैं टोटल कर लेता हूँ। अच्छा, इससे रिलेटेड एक कॉस्ट ऑफ सेल थी जो कि एडमिन एक्सपेंस में पार्क हुई थी, तो उसको हमने वहाँ से तो स्पेसिफिक एक्सपेंस बोल के हटा दिया था, यहाँ पे ही हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसको भी मैं देख लेता हूँ। ठीक है, नेगेटिव नंबर ही आ रहा है मेरे पास, बाकी सबको मैं नहीं जा रहा उसको सही करने के लिए। यहाँ पर जब मैं इन सबको अब नेट करता हूँ तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, दिस प्लस दिस, क्योंकि नेगेटिव नंबर है। कंट्रोल C और कंट्रोल, जब मैंने कंट्रोल C कंट्रोल V किया तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट सबका आ गया। यहाँ मैं इसको सम कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम आगे जितने भी पॉइंट्स थे उनको देखते हैं। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस इंक्लूड ₹28.985 million in respect of salaries, wages and other benefits. Of these, cash payments of ₹3.492 million were paid to daily wages worker engaged in the manufacture of durable goods at the rate of ₹450 per day, and ₹1.725 million were paid to 5 salesmen in equal proportion who are engaged with the sale of paints and beverages. ठीक है, तो ये हमें बता रहे हैं कि इतनी अमाउंट जो थी 28.985 मिलियन ये सैलरीज एंड वेजेस से रिलेटेड है, उसमें से कैश पेमेंट्स हुई हैं 3.492 की, जो डेली वेजेस वर्कर को हुई है, और वो पर्टेन करती है ड्यूरेबल गुड्स से रिलेटेड और इस रेट के ऊपर।
ठीक है, तो इसकी वर्किंग कर लेते हैं। एडमिन एक्सपेंस में से एक और स्पेसिफिक एक्सपेंस आ गया जो ड्यूरेबल गुड्स से रिलेटेड था, तो इसको हटा तो देते हैं हम यहाँ से। ड्यूरेबल गुड्स, मैं इसको लिख देता हूँ सैलरीज, जो किससे रिलेटेड है, ड्यूरेबल गुड्स से पर्टेन करती हैं। कितनी फिगर है उसकी? उसकी फिगर है 3.492 मिलियन, 3.492। ठीक है, और अब ये कैश में पेमेंट हुई है सैलरीज की, तो हमें पता है कैश में 32,000 की लिमिट है और 450 पर डे की पेमेंट है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 450 पर डे की पेमेंट है, तो मंथ में अगर देखा जाए तो वर्किंग डेज अराउंड 24 to 25 या 24 होते हैं। तो मैं इसको फिर भी 30 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेता हूँ टू बी ऑन सेफ साइड। कितनी आ रही है मेरे पास फिगर, इसको अगर मैं देखता हूँ तो वो आ रही है 13,500। तो इसका मतलब ये लिमिट के अंदर अंदर अलाउ हो जाएगी। मैं इसे आगे लिख देता हूँ, अलाउड एज विद इन लिमिट। और जो दूसरा एक्सपेंस था वो उसने बताया हमें कि वो 5 सेल्समैन को दिया इन इक्वल प्रोपोर्शन वर एंगेज इन सेल्स ऑफ पेंट एंड बेवरेजेस। तो ये वाली अमाउंट तो फेस से ही लग रही है कि एक्सीड करेगी, तो मैं इसको डिसअलाउड कर देता हूँ। सैलरीज पेंट्स एंड बेवरेजेस से रिलेटेड है, यहाँ से हटा रहा हूँ, मगर ऊपर की वर्किंग में नहीं लेकर जाऊँगा। रीजन बिंग के ये डिसअलाउड हो जाएंगी। 1.725 मिलियन डिसअलाउड as exceeds कैश पेमेंट लिमिट। ठीक है, ये हो गया। इसको हम लिंक कर देते हैं ऊपर। मेरा एडमिन एक्सपेंस का एक स्पेसिफिक एक्सपेंस आ गया ड्यूरेबल गुड्स से रिलेटेड। पहला कॉलम मेरा ड्यूरेबल गुड्स का था, तो यहाँ पर आ जाएगा एडमिन एक्सपेंस स्पेसिफिक। अच्छा, इसको लिंक करते हैं। एक लाइन मैंने इंटेंशनली छोड़ी है, मैं क्यों बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ सेल थी, कॉस्ट ऑफ सेल का सारा डेटा हमने देख लिया। अब उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग को भी हम क्लोज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर सम, अच्छा आप ये देख रहे होंगे कि मैं जितनी भी अपनी वर्किंग कर रहा हूँ उसमें सिवाय प्लस माइनस और सम के फॉर्मूला के कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम भी यही कर रहे होंगे, चाहे एक्सेल में करें चाहे सॉफ्टवेयर पे करें, क्योंकि हम एक्सेल में कर रहे होंगे ताकि वहाँ पर हमारी चीज़ें जितना भी सॉल्यूशन है वो स्टोर रहे, बाद में हम उसकी जो भी गलतियाँ हैं हमारी उनको देख सकें। हाईकैप के सॉफ्टवेयर में ऑब्वियसली वो चीज़ें सेव नहीं होंगी। ठीक है, तो वहाँ भी हम ये करेंगे कि जो चीज़ें हमें अलाउड है सॉफ्टवेयर में, हम सिर्फ उन्हीं को यूज़ करेंगे। एक्सेल में भी, ऑल्दो एक्सेल में हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वो मैं यूज़ नहीं कर रहा यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे पास कॉमन एक्सपेंस कोई भी नहीं आ रहा, कोई भी नहीं है, तो हम उसको पोर्शन में नहीं करेंगे, करने की ज़रूरत भी नहीं है। और ना मैं यहाँ पर आप देखें कि कोई अंडरलाइन या कुछ भी बॉर्डर वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ बोल्ड करता जा रहा हूँ। जो मेरी फुटिंग आ रही है जहाँ कहीं पे भी, उसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ। तो कॉमन एक्सपेंस में कोई भी नहीं था। एडमिन एक्सपेंस पहला पॉइंट हमने कैटर कर लिया, और बाकी जो थे वो कॉमन है, उसको मैं रहने देता हूँ, बाद में एड्रेस हो जाएंगे। अच्छा, दूसरे पॉइंट में कह रहा है 2.85 मिलियन पेड टू प्रेस पाकिस्तान लिमिटेड फॉर एक्वायरिंग अ राइट टू यूज लेटेस्ट फूड कैनिंग टेक्नोलॉजी। विथहोल्डिंग टैक्स वाज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द पेमेंट। ठीक है, अच्छा, विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट नहीं किया है, और जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है कि रेजिडेंट कंपनी पे कोई विथहोल्डिंग टैक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है जब आप कोई कैपिटल एसेट या कोई इंटेंजिबल खरीद रहे होते हैं। तो ये एक्सपेंस मेरा अलाउ हो जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि ये मेरा एक्सपेंस इस टैक्स ईयर में अलाउ नहीं होगा। ये चूँकि मैं एक राइट टू यूज़ एक्वायर कर रहा हूँ, तो ये मेरा इंटेंजिबल है और ये उसकी यूज़फुल लाइफ के ऊपर अमोर्टाइज होगा। चूँकि यूज़फुल लाइफ यहाँ तो बताई नहीं है, तो जो टैक्स लॉ में हमें गाइडेंस दी हुई है कि अगर यूज़फुल लाइफ ना हो तो असेस नहीं की जा सकती है, तो 25 ईयर्स के ऊपर हम उसको अमोर्टाइज करेंगे। अमोर्टाइजेशन चूँकि बिल्कुल एंड में चार्ज करनी होती है, तो मैं उसको यहाँ से माइनस कर रहा हूँ, बट हमने याद रखना है कि उसको हमने माइनस कराना है। मैं इसको लिख देता हूँ राइट टू यूज़। राइट टू यूज़ कितने का हमने एक्वायर किया है? 2.85 मिलियन। तो 2.85 मिलियन, उसके आगे लिख देता हूँ टू बी अमोर्टाइज्ड। ठीक है, अमोर्टाइज करना है। अच्छा, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस के सारे डाटा हमारे पास आ चुका है, तो मैं इस वर्किंग को भी क्लोज कर देता हूँ ताकि मेरे पास कॉमन एक्सपेंसेस आ जाए। तो कॉमन एक्सपेंस आ गया। अब जब कॉमन एक्सपेंस आ गया तो उसको अपोर्शन करना होगा।
अपोर्शन में हमारे पास एक अच्छा फार्मूला यूज़ होता है, तो देखते हैं कि वो फार्मूला हम यहाँ लगा सकते हैं या नहीं। तो आ जाए इसको देखते हैं। एडमिन एक्सपेंस कॉमन वाले, ठीक है। ये मेरा लास्ट कॉलम जो था वो टोटल का था, टोटल के कॉलम पर माइनस की साइन लगाकर मैं इसको यहाँ ले जा रहा हूँ, ये मेरा कॉमन एक्सपेंस ऊपर आ गया। अब मुझे इसको अपोर्शन करना है किस किस में, मुझे इसको अपोर्शन करना है ड्यूरेबल गुड्स में, बेवरेजेस में, पेंट्स में और कैनिंग ऑफ फूड्स के। एक्सपोर्ट्स में मैं नहीं करूंगा अपोर्शनमेंट, रीजन बिंग कि उसने बताया था कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड सिर्फ एक ही एक्सपेंस है जो कि हमने उससे उसमें माइनस करा दिया, बाकी कोई भी एक्सपेंस एक्सपोर्ट से रिलेटेड नहीं है। किस तरह होता है, हम कहते हैं दिस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय, चूँकि मेरे जितने भी ये इनकम है वो सारी अकाउंट्स में ग्रॉस बेसिस पे शो होती है, जब ग्रॉस बेसिस पे शो होती है तो उनका अपोर्शनमेंट का क्राइटेरिया रेवेन्यू होता है। तो एडजस्टेड सेल्स का नंबर इस वजह से हमने निकाला था, एडजस्टेड सेल्स का नंबर डिवाइडेड बाय सम, किस किस को लेना है, मैं सम में इन चार को ही लूँगा। रीज़न बीइंग के जब चूँकि एक्सपोर्ट ऑफ सेल्स को मैं अपोर्शनमेंट में जब उसको एक्सपेंस एलोकेट नहीं कर रहा तो मैं उसका सेल्स का नंबर भी नहीं लूँगा। अच्छा, तो ये हो गया। अब चूँकि जब आपको पता है मैं फार्मूला ड्रैग करूँगा तो सेल्स भी जो है साथ-साथ वो उसको मूव कर देता है। तो यहाँ कुछ सेल्स को हम एक्सेल में तो क्या करते हैं F4 दबाकर लॉक कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर F4 वाली फंक्शनैलिटी नहीं है, लेकिन उसका एक हमारे पास ट्रिक मौजूद है, वो ये है कि हम उसको मैन्युअली डॉलर की साइन यहाँ पर लगाकर सेल्स को फिक्स या लॉक कर सकते हैं। किस तरह से देखते हैं, ठीक है। ये जो मेरा सेल है जो एक्सपेंस का टोटल नंबर है उसके साथ मैंने डॉलर लगा दिया, ठीक है। यहाँ मैंने डॉलर लगा दिया, ये वाले सेल के ऊपर नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं फॉर्मूला कॉपी करूँ तो ये साथ साथ मूव कर रहा हूँ, तो इसको मूव पे रहने दूंगा। सम में जो मेरा डिनोमिनेटर है वो मुझे फिक्स चाहिए, तो इसके साथ भी डॉलर लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा फिगर अपनी जगह पे इंटैक्ट है, कॉपी की मैंने, कॉपी करके कंट्रोल V, तो ये सब मेरे पास फार्मूला कॉपी होगा। एक बार चेक कर लेते हैं क्या सही फार्मूला कॉपी हुआ है कि नहीं, देखें तो O8 पे आ गया है। तो इस तरह से हम इसको भी कर सकते हैं। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि जितना हमने हाइप क्रिएट की हुई है कि सॉफ्टवेयर में बहुत सारी लिमिटेशन है या सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद अपने एग्जाम दिए हैं, ठीक है। लास्ट अटैम्प्ट में टैक्स का और लॉ का पेपर इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर दिया था जो कि फर्स्ट टाइम था और बिल्कुल एंड में ही उसकी तैयारी की थी। तो कुछ थोड़ी सी हमने इसके ऊपर एफर्ट्स लगानी है, थोड़ा सा इसके साथ यूज टू होना है, और सॉफ्टवेयर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि हम इससे यूज टू हो जाएं, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। इसकी कोई कॉमन एक्सपेंस नहीं था। इन सबको मैं बोल्ड कर देता हूँ। एडमिन सेलिंग एक्सपेंस हमने क्लोज कर दिया था। अगली जो एडजस्टमेंट है वो है, कह रहा है फाइनेंशियल चार्जेस इंक्लूड प्रॉफिट ऑन डेट ऑफ रुपीज 1.9 मिलियन विच वाज इनकर्ड ऑन अ लोन ऑब्टेन्ड फॉर परचेज ऑफ स्पेशलाइज्ड मशीनरी ऑफ ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। तो फाइनेंशियल चार्जेस में से एक स्पेसिफिक एक्सपेंस है हमारे पास, मैं उसको भी लिख देता हूँ, ड्यूरेबल गुड्स से रिलेटेड है। फाइनेंशियल चार्जेस कौन सा स्पेसिफिक, वो कितना है, वो है 1.9 मिलियन जो कि ड्यूरेबल गुड्स से रिलेटेड था। उसके अलावा जो फाइनेंशियल चार्जेस है दूसरा, अब बच गए कॉमन। देख लेते हैं टोटल कितना था हमारे पास, उसमें से 1.9 निकाल कर बाकी को हम एलोकेट कर देंगे। तो फाइनेंशियल चार्जेस का नंबर हमारे पास आ रहा है 1.95 मिलियन, तो 1950 माइनस 1900 जो कि स्पेसिफिक था। तो ये मेरे पास 50 की वैल्यू आ गई, लेकिन चूंकि मैं एक्सपेंस शो कर रहा हूँ तो मैं इसको नेगेटिव कर देता हूँ और इसको पॉजिटिव, ठीक है। और इसी तरह इसको भी फॉर्मूला डॉलर लगाकर हम फिक्स करेंगे और अपोर्शनमेंट कर देंगे इसकी भी। अपोर्शनमेंट के लिए दिस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय एडजस्टेड सेल्स का नंबर डिवाइडेड बाय सम ऑफ सेल्स, ठीक है। इसको मैंने एंटर किया और यहाँ पर मैं अब फॉर्मूला को एडजस्ट कर देता हूँ अपने हिसाब से। डॉलर डॉलर इसको नहीं करूँगा, डॉलर प्लस कर देते हैं, ठीक हो गया। कंट्रोल C,
और इस सेल को मैं अपने पास लाजमी सिलेक्शन में रखूँगा, कंट्रोल V, ठीक है। और ये देखें यहाँ पर बन भी 50 रहा है, नीचे जो हमारे पास सम शो करता है उसमें 50 बन रहा है, तो उसका मतलब फॉर्मूला बिल्कुल सही अप्लाई हुआ है। फाइनेंशियल चार्जेस हो गया। फाइनेंशियल चार्जेस के बाद अब एंड में कुछ हमारे पास एडजस्टमेंट लास्ट की रह गई हैं। अच्छा, ऑन February 2009 डिक्लेयर द डिविडेंड, ठीक है, ये कैपिटल गेन की एडजस्टमेंट है, इसको मैं एंड में टैकल करूंगा, अभी इनकम फ्रॉम बिजनेस जो कि चल रहा है, लेकिन हमने इसको देखना है। इन मार्च 2008 SL wrote ऑफ डेट रिलेटिंग टू सेल ऑफ ड्यूरेबल गुड्स से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन है ऑफ ₹330,000 एंड फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग पार्टी ऑफ रिकवरी ऑफ दैट SL was allowed a deduction of ₹220,000 in tax year 2008. In January 2009, the case was decided by the court in SL's favor and an amount of ₹130,000 was received in the final settlement. ठीक है, क्या कह रहा है कि हमने एक बैड डेट था जो राइट ऑफ किया 330 का, ठीक है, और उसमें से हमें अलाउड हुई थी 220 की। तो मैं इसकी एक छोटी सी वर्किंग कर लेता हूँ यहाँ पर। वर्किंग बैड डेट क्या कह रहा है कि राइट ऑफ कितना था, राइट ऑफ हमने किया था 330 का, जिसमें से अलाउड कितना था 220 का। तो इसका मतलब कि सेल्स वाले टैक्स वाले को लग रहा था कि रिकवरेबल अमाउंट है कितनी, टैक्स वाले को लग रहा था कि 110,000 हमें रिकवर हो जाएंगे, और एक्चुअल में हमें रिकवर कितने हुए, हमें 130 रिकवर हो गए। तो इसका मतलब 20,000 की हमें एक्सेस रिकवरी हुई है। तो वो मैं क्या करूँगा, वो मैं इस तरह से निकाल लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ जगह नहीं है तो खैर इसको इसी तरह एडजस्ट कर देते हैं। 130 की मेरे पास एक्चुअल रिकवरी हुई है, तो एक्सेस रिकवरी रिकॉर्ड करी हो गई है, तो वो हमें इस साल टैक्स के लिए ऑफर करनी पड़ेगी। किस तरह से, 130 माइनस 110, ठीक है। तो ये ड्यूरेबल गुड से रिलेटेड थी, तो मैंने स्पेसिफिकली वहाँ पर शो कर दिया, अपॉर्शनमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगला पॉइंट है हमारे पास SL पेड टैक्स अंडर सेक्शन 147 अमाउंटेड टू ₹860,000। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर इज एज सेम एज टैक्स डेप्रिसिएशन। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो एक और हमने क्वार्टरली एडवांस टैक्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो हम एंड में जब टैक्स पेबल कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उस वक्त अकाउंट फॉर करनी है। तो हमने सारी एडजस्टमेंट्स को देख लिया है, सिवाय एक एडजस्टमेंट के जो कि अमोर्टाइजेशन वाली हमने डेफर की थी, तो उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर इन सबको सम कर लेता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट चूँकि एक बार सम कर चुका था, तो वहाँ से मैं लेकर चल रहा हूँ कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है, और इनको सम भी कर लेता हूँ। उसके बाद फिर आएगी अमोर्टाइजेशन, जो कि अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन हमने एंड में डिडक्ट करानी होती है, जो फॉर्मेट हमें टैक्स लॉज में बताया हुआ है। और वो जो अमोर्टाइजेशन थी वो रिलेटेड टू फूड कैनिंग प्रोसेस थी, तो वो सिर्फ उससे ही पर्टेन करेगी। मैं यहाँ पर उसकी वर्किंग भी एक बार फॉर्मूला ब्रैकेट में शो कर देता हूँ, कितनी थी 2850 डिवाइडेड बाय, चूँकि मुझे यूजफुल लाइफ नहीं बताई है तो मैं इसको 25 ईयर्स पे अमोर्टाइज कर रहा हूँ, और कैनिंग प्रोसेस वाला ये कॉलम था 2850 डिवाइडेड बाय 25, ये उसकी अमोर्टाइजेशन आ गई। यहाँ पर आ जाएगा फाइनली हमारे पास नेट इनकम, जिसके ऊपर हम टैक्स अप्लाई करेंगे, सम ठीक है। तो यहाँ तक हमारी जितनी भी वर्किंग थी वो सब मुकम्मल हो चुकी है। तो अब जो मेन हमारा क्वेश्चन का फेस है उसको क्रिएट करते हैं। तो पहली मेरी जो वर्किंग होगी यहाँ पर, इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस में मैं एक एक जो मेरा सेगमेंट था, जो इनकम थी, उसको मैं यहाँ पर नाम देता जाता हूँ। ये N3 है, तो ये M3 नहीं, M3 नहीं,
O3, this will be O3, this will be P3 और उसके बाद Q3। FTR को हम हमारे जो हेड्स ऑफ इनकम है उसमें शो नहीं करते हैं, इस वजह से मैं उसको यहाँ शो नहीं कर रहा। नेट इनकम का नंबर ले लेते हैं। नेट इनकम का नंबर यहाँ आ रहा है, ये है N20, तो ये होगा O20 और ये होगा P20 और ये इसी तरह से Q20। ठीक है, सारे नंबर्स यहाँ पर मैं अपनी तसल्ली के लिए एक बार, तो अब ये थोड़ी सी चीज़ें हैं वो जो एट द टाइम ऑन द स्पॉट जो भी ट्विस्टिंग ट्विकिंग करनी होगी उस तरह से हम कर रहे होंगे। कोई रूल ऑफ थंब नहीं है जिसको हम याद रखें कि यहाँ पर हमने सेल्स को एडजस्ट करना है, वहाँ नहीं करना। इसको मैं सम कर लेता हूँ। ये मेरे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस की टोटल फिगर आ गई। उसके बाद अगली कैपिटल गेन की एक एडजस्टमेंट थी जो कि मैंने डेफर की थी, उसको भी अकाउंट फॉर कर लेते हैं, कैपिटल गेन। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप लोग पेपर में किस तरह से टैकल कर रहे होंगे कि चूँकि पेपर में अभी तक आईकैप की पॉलिसी के हिसाब से अगली जो अटैम्प्ट है जून 24 की, उसके अंदर भी हार्ड फॉर्म में पेपर अलाउड होगा, तो उसके ऊपर हम मार्किंग इस तरह से कर रहे होंगे जिस तरह हम पहले करते थे कि जो जो चीज़ों को हम छोड़ते जा रहे थे उनको लास्ट में हम अकाउंट फॉर कर लें या उसको देख लेते थे। ठीक है, तो सेल्स प्रोसीड्स आएंगी, कॉस्ट आ जाएगी और फिर हमारे पास एट द एंड कैपिटल गेन। ठीक है, तो अब इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या। ऑन 1 February 2009 एसएल डिक्लेयर्ड 5% डिविडेंड एज डिविडेंड इन स्पेशी। ठीक है, ऑन 15 February 2009 एसएल क्रेडिटेड 30,000 शेयर्स ऑफ मुबारक टेक्सटाइल लिमिटेड MTL एज डिविडेंड इन स्पेशी टू द रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, MTL इज 63% ओन्ड बाय द सिंध गवर्नमेंट। ठीक है, जब सिंध गवर्नमेंट ओन एंटिटी है, उसकी शेयर होल्डिंग लिमिट एक्सिड कर रही है, तो ये पब्लिक कंपनी बन गई। अब पब्लिक कंपनी बनने से होगा क्या कि इसके जो शेयर्स हैं वो सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन मीट कर जाएंगे और जब सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन मीट करेगी तो उसका टैक्सेशन सेक्शन 37A के हिसाब से एज पर दी होल्डिंग पीरियड हम अब करेंगे। तो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर्स ऑफ MTL वाज ₹78, whereas at the time of credit to the shareholders account its value increased to ₹82. On 30th June 2006 SL had acquired 60,000 shares in MTL at a value of ₹75 पर शेयर। ठीक है, कॉस्ट गिवन है और जो सेल्स प्रोसीड है उसके लिए हमारे पास दो फिगर्स दी हुई हैं। तो एक बात याद रहे कि कैपिटल गेन के लिए जो हमने पढ़ा है उसके अंदर हमने ये बात देखी है कि हम उस दिन की सेल प्रोसीड लेंगे कि जिस दिन हमारी क्योंकि डिस्पोजल उस दिन टैक्स लॉज में होता है जिस दिन ओनरशिप से पार्ट होता है। तो ओनरशिप से पार्ट किस दिन हुआ है? जिस दिन हमने शेयर्स को क्रेडिट किया है शेयर होल्डर के अकाउंट में। तो शेयर होल्डर के अकाउंट में जिस दिन हमने क्रेडिट किया उस दिन इसकी शेयर प्राइस थी 82 रुपीज़ की, तो हम 82 रुपीज़ यूज़ कर रहे होंगे। किस तरह से? 30,000 शेयर्स हैं, चूँकि मैं रुपीज़ इन थाउजेंड में चल रहा हूँ तो 30 लिख रहा हूँ, सिर्फ 30,000 मल्टीप्लाई बाय 82। एक बार चेक कर लेते हैं, 82 ही थी, हाँ 82 थी। और कॉस्ट भी इसी तरह से 30 मल्टीप्लाई बाय 75 का हमने खरीदा था एक शेयर, 75। गेन आ जाएगा सम 210 का, और इसको मैं यहाँ पर लिंक भी कर देता हूँ। होल्डिंग पीरियड भी साथ साथ हम देख लेते हैं। होल्डिंग पीरियड कितना है इसका? हमने जून 30 जून 2006 में ख़रीदा था और इसकी ओनरशिप से पार्ट कब हुआ है हमारा? 15 फरवरी 2009। तो 30 जून 2006 से लेकर X7 तक 1 साल और X8 तक 2 साल और 2 साल के बाद आधा साल और गुजरा और फरवरी 2009, यानी 2 साल से ज़्यादा और 3 साल से कम वाले ब्रैकेट में फॉल कर रहे हैं। और 2 साल से ज़्यादा और 3 साल से कम वाले ब्रैकेट के अंदर आपका जो टैक्स रेट होता है वो 10% का होता है। ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बेरेक से देख लेते हैं। इस वक्त चूँकि हमारे पास बेरेक का एक्सेस जो आईकैप का बाकायदा आपको मिल रहा होगा वो नहीं है, तो इस वजह से मैं बेरेक को यूज़ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वंस जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे और बेरेक का एक्सेस आ जाएगा जिस तरह से आपको एग्जाम में होगा, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि एक सेशन रखें जिसमें हम बेरेक को भी बाकायदा साथ साथ यूज़ कर रहे हो। बट इनकम टैक्स में वो कम ही यूज़ होता है सिवाय रेट्स वगैरह को देखने के लिए। तो 2 साल से ज़्यादा होल्डिंग पीरियड है और 3 साल से कम है। ठीक है, 2 years, 3
ईयर्स। अच्छा, तो अब मेरे ख्याल में हमने सारी एडजस्टमेंट्स को अकाउंट फॉर कर लिया सिवाय क्वार्टरली एडवांस टैक्स को। तो मेरे पास टोटल एंड टैक्सेबल इनकम आ गई। ठीक है, टोटल एंड टैक्सेबल इनकम का नंबर आ गया। टोटल एंड टैक्सेबल इनकम का जब नंबर आ गया है तो फिर फाइनली हम एक और सेक्शन ओपन करते हैं अपने पास जो कि टैक्स लायबिलिटी का है। टैक्स लायबिलिटी किस तरह कैलकुलेट होगी? तो टैक्स लायबिलिटी सबसे पहले हम एनटीआर रेजिम भी करेंगे, उसके बाद एमटीआर की और फिर एफटीआर की। तो अंडर एनटीआर देखिए मेरे पास ये कैप्स लॉक ऑन था और मैंने बोल्ड किया तो ये इस तरह से बिहेव करता है। तो कैप्स लॉक को हमने ऑफ रखना है। अंडर एनटीआर किस तरह से होगी? एनटीआर में भी हमारे पास एक अदर एनटीआर है और एक सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, क्योंकि जो होल्डिंग पीरियड के हिसाब से उसके ऊपर टैक्सेशन हो रहा होता है वो सेपरेट ब्लॉक का होता है। तो मैं लिख देता हूँ ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, वो कौन सा होगा? वो इस वाली इनकम के ऊपर होगा। 210 मल्टीप्लाई बाय 0.1 और ऑन अदर एनटीआर एट द रेट ऑफ 29%। कौन सी वाली? वो हमारी जो इनकम फ्रॉम बिजनेस की इनकम थी उसके ऊपर 0.29। ठीक है, तो ये मेरी एनटीआर की लायबिलिटी बन गई। उसके बाद अब आएगी हमारे पास अगली अंडर एमटीआर। एमटीआर में हमारे पास दो इनकम्स थी। ठीक है, कौन सी? पहली हमारी थी सेल ऑफ बेवरेजेस। ठीक है, मैं इनके आगे लिख भी देता हूँ मेन आंसर में भी अपने। ये एनटीआर था, एमटीआर एमटीआर और ये एनटीआर। अंडर एमटीआर हम अपनी अब टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। सेल्स ऑफ बेवरेजेस, सेल्स ऑफ बेवरेजेस में हमारे पास किस तरह से कैलकुलेट होगी? एमटीआर में हम कहेंगे टैक्स ऑन नेट इनकम एट द रेट ऑफ 29%। ठीक है, अब चूंकि सेल ऑफ बेवरेजेस में मेरे पास लॉस आ रहा था तो उसके ऊपर 29% से मैं कोई टैक्स नहीं दूंगा, क्योंकि लॉस के ऊपर कोई टैक्स नहीं बनता, तो वो 0 हो जाएगा। और बाकी जो हमने देखना होता है वो ये होता है, मैं इसको यहाँ पर बोल्ड कर रहा हूँ ताकि मुझे पता लग जाए कि ये मेरा सेगमेंट है। उसको नीचे ले आया हूँ मैं। और बाकी होगा विथ होल्डिंग अंडर सेक्शन 153 एट द रेट ऑफ 0.25%। चूँकि ये FMCG था, सवाल में उसने हमें कैटेगोरिकली कह दिया था, उसके ऊपर 25.25% से टैक्सेशन होगी ऑन दी ग्रॉस अमाउंट। अच्छा, ग्रॉस अमाउंट कौन सी? जिसके ऊपर जिसमें सेल्स टैक्स शामिल होता है। तो ये जो मेरे पास फिगर दी हुई है 32.5 मिलियन, ये इसके अंदर सेल्स टैक्स शामिल नहीं है। तो पहले मैं इसको ग्रॉस अप करता हूँ 1.18, देन मल्टीप्लाई करूँगा 0.25% से। ठीक है, 0.25%। तो ये मेरे पास नंबर बन गया जो कि मेरा मिनिमम टैक्स है। तो चूंकि मिनिमम टैक्स ज़्यादा आ रहा है तो मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ। वो किस तरह से होता है कि आप मिनिमम टैक्स दिस माइनस दिस करते हैं, तो जो भी एडिशनल अमाउंट होती है अगर वो मिनिमम टैक्स हमारी एनटीआर से ज़्यादा बन रहा होता है तो उसको हम लायबिलिटी में ऐड कर लेते हैं। ये हो गया। ये किसका है? कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, सेल ऑफ बेवरेजेस का था। उसके बाद सेल्स ऑफ पेंट्स, इसी तरह मैं इन दोनों को यहाँ पर कॉपी करके ले आता हूँ नीचे। लेकिन याद रहे कि सेल ऑफ पेंट जो था वो FMCG नहीं था, तो उसके ऊपर तो MTR के जो नॉर्मल विथहोल्डिंग के रेट है यानी 5%, उसी के ऊपर टैक्सेशन होगी। अच्छा, सेल ऑफ पेंट के अंदर भी मुझे याद पड़ रहा है यही हमारे पास लॉस आ रहा था, तो जब लॉस आता है तो उसके ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं है, तो 0। और इसका जो हमारे पास नंबर था, सेल्स ऑफ पेंट के अंदर उसने हमारे पास इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स फिगर ऑलरेडी सवाल में प्रोवाइडेड थी, तो मैं उसी को यूज़ करता हूँ डायरेक्ट उसके ऊपर
5% का विथ होल्डिंग कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये बन रही है 5% की विथ होल्डिंग, तो अब ये भी NTR से ज़्यादा बन रही है, तो एडिशनल अमाउंट हम अपनी लाइबिलिटी में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये सेल्स ऑफ पेंट की MTR की अमाउंट बन गई। अब फाइनली हम क्या करेंगे, हम अंडर FTR वाली भी एक इनकम थी हमारी, उसके ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं। कैप्स लॉक ऑन था, फिर से अंडर FTR एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज। एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज में उसने हमें बताया नहीं है कि हम PSAP से रजिस्टर्ड है या नहीं, चूँकि लेकिन IT सर्विसेज है और हम ये अजम्पशन ले रहे हैं कि PSAP से रजिस्टर्ड है, और आगे हम मेंशन भी कर देंगे। तो उसके ऊपर कितनी हमारा टैक्सेशन बनेगा, वो होगा इस तरह से कि जो ग्रॉस रिसिट्स होती है हमारी, ग्रॉस रिसिट्स का PSAP से जब रजिस्टर्ड होता है तो वहाँ पर 0.25% टैक्सेशन होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास FTR का भी फिगर बन गया, और मैं आगे लिख देता हूँ, assuming that registered with PSAP। ठीक है, फाइनल हमारे पास टैक्स लायबिलिटी का नंबर आ जाएगा। टैक्स लायबिलिटी का नंबर कितना बन रहा है, सम कर लेते हैं। अब देखिए, मैंने चूंकि मुझे पता था कि एंड में मुझे सबको सम करना है, तो मैंने जितनी भी वर्किंग्स कर रहा था वो अपनी अलग कॉलम में रखी थी, और जो फाइनल मुझे जिन चीज़ों को सम करना है उसको एक अलग कॉलम में रखा था, ताकि एट दी एंड जब एग्जाम प्रेशर सिचुएशन में, जब मेरे पास टाइम कम होगा और मैं एक साथ सबको सम करूँ तो मुझसे गलती ना हो। ठीक है, तो ये सारे नंबर वो हैं जो मुझे अपनी लायबिलिटी में ऐड करना है। मेरे पास लायबिलिटी का नंबर आ गया। जब लायबिलिटी का नंबर आ गया तो उसमें से अब हम लेस करवाएंगे, लेस विथ होल्डिंग्स, जो विथ होल्डिंग्स हमारी हुई हैं। ठीक है, तो विथ होल्डिंग कौन कौन सी हुई है, सबसे पहले जो अंडर सेक्शन 147 क्वार्टरली एडवांस टैक्स जो सवाल में गिवन था, उसको हम माइनस कराएंगे। कितना सवाल में था, 860,000, ये लेस हो जाएगा। उसके बाद एक विथ होल्डिंग हुई थी हमारी, अब हमारे पास जो वर्किंग थी उसमें हमने जो विथ होल्डिंग लिखी थी वो हमें काम आएगी कि किन किन के ऊपर विथ होल्डिंग हुई थी। यहाँ मैं देख लेता हूँ, सेल्स ऑफ ड्यूरेबल गुड्स में विथ होल्डिंग हुई थी, और विथ होल्डिंग का फिगर भी हमें उसने सवाल में बताया था, सवाल में नंबर बताया था, तो वो कितना था, विथ होल्डिंग का नंबर बताया था 4212 की विथ होल्डिंग हुई थी, तो हम उसको लिख देते हैं। अंडर सेक्शन 153, ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स क्या फिगर था, 4212। इसके अलावा वापस अंडर सेक्शन 153 सेल ऑफ बेवरेजेस, ऊपर हमने कैलकुलेट किया अभी लायबिलिटी के लिए, कितना 95.9। उसके बाद अगली विथ होल्डिंग थी सेक्शन 153, और वो थी सेल्स ऑफ पेंट्स। सेल्स ऑफ पेंट्स पे आई गेस विथ होल्डिंग हमारी हुई थी या नहीं हुई थी, था नो विथ होल्डिंग टैक्स वॉज डिडक्टेड और कलेक्टेड। ठीक है, तो हमारा भी डिडक्ट या कलेक्ट नहीं हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पर हमने उसको आई गेस एरर से लिख दिया, उसकी ज़रूरत नहीं है। खैर, सेल्स ऑफ पेंट्स की विथ होल्डिंग हो गई। अब उसके बाद सेल्स ऑफ पेंट्स के बाद जो हमारी विथ होल्डिंग अगली थी अंडर सेक्शन 153 एंड फूड्स। कैन फूड्स की विथ होल्डिंग हमने कैलकुलेट नहीं की है, वो करनी पड़ेगी। किस तरह से होगी वो इस तरह से कि हम इसकी जो सेल्स की अमाउंट है उसको हम ग्रॉस अप करेंगे 1.18, सेल्स टैक्स लगा दिया, सेल्स टैक्स लगाने के बाद 5% की विथ होल्डिंग होगी। तो ये हमारे पास फिगर जो आ रहा है वो पॉजिटिव में, इसको मैं नेगेटिव कर देता हूँ। इसको नेगेटिव कर दिया, सेल्स ऑफ कैन फूड। अगली विथ होल्डिंग है अंडर सेक्शन 154A एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज के ऊपर जो थी 154A में क्या विथ होल्डिंग हुई है, वो थी 9.4 की। ये भी पॉजिटिव नंबर है, मैं इसको भी नेगेटिव कर देता हूँ। अब
क्योंकि मैंने सारी विथ होल्डिंग जितनी भी थी वो सब अकाउंट फॉर कर लिया। ड्यूरेबल गुड्स की आ गई, बेवरेजेस की हो गई, पेंट्स में थी नहीं, कैन फूड्स चारों हमारे सेगमेंट हो गए, एक्सपोर्ट्स पे भी ले ली। अब उसके बाद फाइनली हमारे पास आ जाएगा टैक्स पेबल स्लैश रिफंडेबल। इसको मैं सम कर लेता हूँ। हाँ तो जी ये हमारे पास आ गया फाइनल हमारा फिगर। अच्छा तो हमारा सवाल ख़त्म हुआ? नहीं सर, सवाल ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये जितनी भी वर्किंग की है आपने वर्किंग एरिया में की है, और अगर इसको आप ऊपर कॉपी नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी और कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, और अल्लाह ना करे रिजल्ट वाले दिन मार्क्स आ जाएंगे। तो इसके लिए इसको हम क्या करेंगे कि हम सबसे टॉप पे जाते हैं, कंट्रोल का बटन चल रहा है, कंट्रोल और आपका बटन प्रेस करके हम ऊपर गए और यहाँ से हम इसको कॉपी करना शुरू करते हैं। मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया। अच्छा यहाँ पर चूँकि अभी मेरे पास टाइम है, मैं आप लोगों को बताने के लिए एक-एक चीज़ को सही से कॉपी कर रहा हूँ। लेकिन एग्ज़ाम में चूँकि मुझे याद है, मैं ये वाला सवाल कर रहा था तो मेरे पास टाइम कुछ 5 सेकंड या 6 सेकंड ही थे और मुझे इस पूरे आंसर को ऊपर लेकर जाना था। तो मैंने क्या किया था, कॉपी हो गया, उसके बाद यहाँ पर लेकर जाएँगे, 1-2 लाइन छोड़ी मैंने और पेस्ट कर दिया। अच्छा अब आप जो मैं एक बात कह रहा था कि जब आप इसको ऊपर पेस्ट करेंगे तो ये हर चीज़ को ऑटोमैटिकली एडजस्ट कर देता है। तो ये देखें, जितनी भी हमारे जो भी सेल्स थे उन सबको एडजस्ट कर दिया, जहाँ पर एम्प्टी स्पेस थी उसको ये खुद ही श्रिंक कर देता है और जहाँ पर उसको एडजस्ट करके विड्थ बढ़ानी होती है वो बढ़ा देता है। इस तरह से पूरा हमारा आंसर आ गया। तो ये सही। अच्छा अब अगर मैं चाहूँ कि क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे कॉपी करना है, तो उस वक़्त मैंने क्या किया था, क्योंकि एग्ज़ाम में मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने इसी तरह से इसको यहाँ से प्रेस किया था, पूरे को कॉपी करके पूरे को ऊपर पेस्ट कर दिया था। तो अब बाकी जो भी एक्स्ट्रा सेल्स हैं वो खुद ब खुद श्रिंक होकर खत्म हो जाएँगे। तो उम्मीद है कि इस सेशन के बाद जो भी बहुत सारे हमारे रिज़र्वेशन थी सॉफ्टवेयर की वो क्लियर हुई होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें पता लगी होंगी कि सॉफ्टवेयर जितना मुश्किल हमें बताया जा रहा है या हमें सुनने में आया था, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है? तो आई एम क्वाइट होपफुल कि ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा होगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं इन नेक्स्ट लर्निंग सेशन, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।